प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का रक्षा उपकरण बनाने और उन्हें निर्यात करने के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, जिसका सबूत है भारत में बना तेजस विमान। मलेशिया में इस हल्के लड़ाकू विमान का डंका बज गया, क्योंकि तेजस ने चीन और रूस के लड़ाकू विमानों को पीछे छोड़ दिया है और मलेशिया की पहली पसंद बन गया है। भारत में बना ये वही लड़ाकू विमान है जिसके निर्माण पर ताला लगने वाला था और ये फाइलों में एक नाम बनकर बंद होने वाला था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस की ताकत को पहचाना और ठान लिया कि उसे आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनाया जाएगा। पिछले साल फरवरी में रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक वेबिनार में पीएम ने खुद ये बात कही थी और बयान दिया था कि तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी। लेकिन सरकार ने भारत के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमता पर भरोसा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। प्रधानमंत्री ने भले ही ये बयान पिछले साल दिया हो, लेकिन उनके इस बयान से भविष्य के संकेत मिल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया पर जोर दिया, उनकी सरकार का ये एक अच्छा आउटकम है। तेजस प्रधानमंत्री और भारत के लोगों की उम्मीद पर खरा उतरा। भारत की वायुसेना के बाद ये मलेशिया की वायुसेना का भी हिस्सा बनने वाला है। इस रेस में चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमान भी शामिल थे, लेकिन तेजस उन सबसे आगे निकल गया। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम की रेस में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 भी शामिल थे, लेकिन तेजस ने उन्हें हरा दिया। खबर है कि भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील पर बातचीत चल रही है। भारत की ओर से इस डील में मलेशिया को MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसके तहत मलेशिया में भारत के इंजीनियर तेजस समेत रूस के सुखोई विमान की भी मरम्मत करेंगे, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से रूस मलेशिया में सुखोई विमानों की मरम्मत नहीं कर पा रहा है और भारत उसे यह सुविधा दे रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का हिस्सा माना जा रहा है। मलेशिया के साथ जो डील होने वाली है, उस बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन ने खुद जानकारी दी और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के अहम हिस्से तेजस की खूब तारीफ की। भारत का यह लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी बना रही है, जिसके चेयरमैन ने बताया कि चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है, लेकिन वो तेजस मार्क 1A की खूबियों के आगे कहीं नहीं टिकता। यही नहीं, HAL के चेयरमैन का दावा है कि तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर, तेज, घातक और आधुनिक है और इन्हीं वजहों से वो मलेशिया की वायुसेना में MiG-29 विमानों की जगह लेगा। तेजस की यही खूबियां उसे चीन और रूस जैसे दिग्गज देशों के लड़ाकू विमानों से बेहतर बनाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो पिछले साल ही इसे भारत की वायुसेना में शामिल करने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने जनवरी में सुरक्षा मामलों पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया था कि भारतीय वायुसेना के लिए HAL से 83 तेजस विमान खरीदे जाएंगे, जिनकी लागत करीब 48,000 करोड़ रुपए होगी। प्रधानमंत्री का ये फैसला भारत में रक्षा उपकरण बनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते में मील का पत्थर साबित हुआ। खुद प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद तेजस मलेशिया में भी नंबर 1 बन गया। एक वक्त था जब भारत सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण आयात करने वाला देश था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में घरेलू रक्षा निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला है। मलेशिया के साथ होने वाली डील को इसी वजह से पीएम का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस समय भारत दुनिया के करीब 70 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है और मलेशिया के साथ डील करते ही उसके लिए दक्षिण पूर्व एशिया के दरवाजे भी खुल जाएंगे। दुनिया के इस हिस्से में अब तक चीन के हथियार बेचे जा रहे थे, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया में तेजस की एंट्री होते ही वहां भारत के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ प्रधानमंत्री मोदी का माना जा रहा है। उनकी इस चाल ने चीन को चिंता में डाल दिया है। उनके दूसरे कार्यकाल में तेजस का दूसरा वेरिएंट तेजस मार्क 2 बनाने की तैयारी हो चुकी है, जो तेजस मार्क 1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। HAL के चेयरमैन ने मलेशिया के साथ होने वाली डील के बारे में जानकारी देते हुए यह खुशखबरी भी दी और बताया कि अगले साल स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस मार्क 2 पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उसके हाई स्पीड ट्रायल होंगे और साल 2025 तक तेजस मार्क 2 का उत्पादन शुरू होगा। तेजस के इस अपग्रेडेड वर्जन में ज्यादा ईंधन, ज्यादा रेंज, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता, ज्यादा इंजन पावर होगी। तेजस मार्क 2 की गति करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें और 5 बम भी लगाए जा सकते हैं। यानी अपग्रेड होने के बाद तेजस और खतरनाक हो जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मोहम्मद गौस को पाकिस्तान से
वीडियोस आया करते थे। हर हफ्ते एक नया वीडियो वहां से भेजा जाता था। और इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गौस मोहम्मद को पाकिस्तान से वीडियो भेजे जाते थे। न्यूज 18 के अमित पांडे की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वीडियो में भड़काऊ संदेश हुआ करते थे। 6 धर्मगुरु के संपर्क में था गौस, और ये पाकिस्तान के धर्मगुरु थे जिनके संपर्क में ये था। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का एक और अलर्ट जारी किया गया। खबर है कि आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान टिफिन बम से धमाकों की साजिश रची। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद वहां सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। उधर सांबा में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बल ने वहां तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के पहले 4 दिन में ही रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। उधर एक क्यूआर कोड ने पाकिस्तान में ऐसी आग लगाई कि वहां का कराची शहर सुलग उठा। यह क्यूआर कोड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने जारी किया था, मगर आरोप लगा कि क्यूआर कोड के जरिए ईश निंदा की गई, पैगंबर मोहम्मद के साथियों का अपमान किया गया। जिसके बाद लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि सामने आई तस्वीरों में कराची के एक मॉल के बाहर लगे सैमसंग के बिलबोर्ड उनके हत्थे चढ़े नजर आए। कंपनी के क्यूआर कोड पर भीड़ बुरी तरह भड़की हुई थी। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में वो एक बिलबोर्ड पर इतना जोर लगाती दिखी कि वो जमीन से उखड़ ही गया, मगर लोगों ने उस टूटे हुए बिलबोर्ड को भी नहीं बख्शा और उसे सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। उस पर खूब लातें भी चलाईं, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों का दिमाग ठंडा नहीं हुआ और बेकाबू भीड़ बाकी के बिलबोर्ड पर टूट पड़ी। इसलिए बवाल बढ़ता देख कराची की पुलिस भी एक्शन में आ गई और सैमसंग के 27 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कंपनी ने भी माफी मांगने में देर नहीं लगाई और मामले की छानबीन के लिए एक आंतरिक जांच भी बैठा दी। सैमसंग पाकिस्तान ने लोगों को शांत करने के लिए एक बयान जारी कर यह भी कहा कि वो इस्लाम की काफी इज्जत करती है। वैसे पाकिस्तान की जिन जानी मानी हस्तियों ने ट्विटर पर कराची हिंसा के ये वीडियो शेयर किए, उन्हें भी ये समझ नहीं आया कि कोई क्यूआर कोड ईश निंदा कैसे कर सकता है। कहा गया कि इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान की राइट विंग की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान है। तहरीक-ए-लब्बैक इतने विवादों में रही है कि इससे पहले उस पर बैन भी लगा दिया गया था। हालांकि पार्टी ने कराची की हिंसा से किनारा कर लिया। अमेरिका के शहर शिकागो में शूट आउट हुआ। हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 6 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब शिकागो में फ्रीडम डे परेड निकल रही थी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने एक बिल्डिंग के ऊपर से फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद चारों ओर अफरा तफरी देखी गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए और परेड को रद्द करना पड़ा। घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया और कहा, हम गन कल्चर के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और देखिए 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिकागो में शूट आउट हुआ, उसके बाद किस तरीके से भगदड़ मच गई। हालांकि ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि किसी बिल्डिंग से फायरिंग की गई है, जिस वजह से आसपास की तमाम बिल्डिंग्स को खंगाला गया और आखिरकार उस शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। अमेरिका के शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं। गोलीबारी उस वक्त शुरू हुई जब वहां अमेरिका के 246वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग शिकागो के हाईलैंड पार्क में इकट्ठा हुए। इस दौरान कई लोग सड़क के किनारे जमीन पर बैठकर परेड देख रहे थे। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट उन लोगों को सुनाई पड़ी, जिसके बाद तो परेड में शामिल कलाकारों के साथ वहां मौजूद लोग भी डर के मारे भाग खड़े हुए। फायरिंग होते ही वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और फिर हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई। इस काम के लिए पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि हमलावर ने आसपास की किसी इमारत की छत पर खड़े होकर इस घटना को अंजाम दिया और इसीलिए हाईलैंड पार्क की घेराबंदी कर दी गई। जिसके बाद खोजी कुत्तों के साथ पुलिस की टीम आसपास की सभी इमारतों की जांच करती नजर आई। बताया गया कि पुलिस ने एक इमारत की छत से उस राइफल को भी बरामद कर लिया जिससे फायरिंग की गई थी, लेकिन काफी देर तक तलाशी अभियान चलाने के बावजूद हमलावर पुलिस की पहुंच से दूर है। ऐसे में पुलिस को डर इस बात का था कि वो फिर से हमला कर सकता है। यही वजह रही कि वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया, लेकिन शूटआउट को सामने से देखने वाले लोगों के मन से खौफ नहीं गया। Reloading and then again and people screaming and running. शिकागो पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला आसपास कहीं छिपा हो सकता है। उसके पास और भी हथियार होने की संभावना जताई गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की।
This was an active incident and all individuals are still urged to shelter in place at this time. अमेरिका में पिछले कुछ सालों में शूटआउट की घटनाएं बढ़ गई हैं। खबर है कि इस साल ही अब तक सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो अमेरिका के शिकागो में शूटआउट ने एक बार फिर से कल्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी अमेरिका के कई शहरों में शूटआउट ने लोगों की जान ले ली है। आपको बताते हैं ग्राफिक्स जरिए कि आखिर कब क्या वारदात हुई। मई 2022 में टेक्सास में बड़ा शूटआउट हुआ था, जिसमें एक सिरफिरे ने 23 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। 2018 की बात करें तो ह्यूस्टन में शूटआउट हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि 2018 में ही फ्लोरिडा में भी फायरिंग की गई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। बात 2015 की करें तो देखिए ऑरेगन में फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि 2012 में भी न्यूटाउन में फायरिंग में 26 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि लगातार अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ सरकारें आवाज उठाती रही हैं, जनता भी नाराजगी जताती रही है। और 2007 की बात करें तो वर्जीनिया में फायरिंग में 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो ये हम आपको बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से गन कल्चर के खिलाफ लगातार आवाज तो उठती रही है, लेकिन कब क्या हादसे हुए हैं। लेकिन देखिए दक्षिण अमेरिका के देश चिली की राजधानी सैंटियागो में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। प्रदर्शनकारी स्कूलों की हालत सुधारने की मांग कर वहां की सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद ज्यादातर प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोगों को पकड़कर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा दिया और फिर थाने ले गई। इससे पहले लोगों ने बैनर के साथ कई इलाकों में जुलूस निकाला। हंगामा करने वालों में कई छात्र भी शामिल थे। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक टल गई। वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े पक्ष ने अपनी दलील रखी। इसके बाद मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक टाल दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नुपुर शर्मा पर किए गए एसपी नेता अखिलेश यादव के ट्वीट पर सवाल उठाए और इसे भड़काऊ बयान बताते हुए यूपी के डीजीपी को कार्रवाई करने के लिए खत लिखा। असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं देने की अपील की। हिंदू मजहब के हैं और वो गाय को अपनी माता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको क्या जरूरी है कि हम उसी को काटें? बिल्कुल ना काटें। इधर दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक पालतू कुत्ते के भौंकने पर सड़क से जा रहे पड़ोसी का गुस्सा भड़क गया। बताया गया कि सुबह का वक्त था और वो मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था। तभी घर के अंदर मौजूद उस कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, जिस पर उस शख्स का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो मारपीट पर उतारू हो गया। आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाले उस परिवार के 3 सदस्यों की लोहे के रॉड से पिटाई की, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गईं। सामने आई फुटेज में आरोपी के हाथ में लोहे की रॉड दिखी, जिससे पहले उसने कुत्ते के सिर पर वार किया और जैसे ही उस कुत्ते के मालिक उसे बचाने के लिए दौड़े, उसने उन्हें भी उसी रॉड से मारा। इस हमले में वो कुत्ता और उसका मालिक दोनों वहीं सड़क पर गिर गए। तभी उसी परिवार की एक महिला ने दोनों को संभालने की कोशिश की, जबकि परिवार का तीसरा सदस्य आरोपी को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन आरोपी पर तो जैसे खून सवार था, वो उसे भी मारने लगा। इतने में वहां इलाके के कुछ दूसरे लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकला। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस लोहे की रॉड से उसने परिवार पर कई वार किए, उसे आरोपी के पड़ोसी अपने साथ ले आए थे। यही वजह रही कि वो वापस आया। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वो उन लोगों के घर के अंदर जाता दिखा और रॉड के साथ बाहर निकला, जिसे उस परिवार की महिला ने पकड़ लिया। लेकिन आरोपी कहां रुकने वाला था, उसने उसी रॉड से महिला पर कई वार किए और वो वहां से भाग गया। इस हमले में वो महिला वहीं गिर गई। बताया गया कि बाद में पूरा परिवार पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन गया, जहां उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज कराई और क्योंकि वो तीनों इस हमले में जख्मी हो गए, इसलिए उनका इलाज जारी है। दिल्ली में विधायकों का वेतन बढ़ गया। दिल्ली में विधायकों के वेतन और भत्ते की रकम 54,000 से 90,000 करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास हो गया, जिस पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। दिल्ली के विधायकों को जो वेतन मिलता था वो 12,000 रुपए वेतन मिलता रहा है। पटना में एक कोचिंग संस्थान के टीचर का बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंग्लैंड दौरे पर गए रोहित शर्मा ने कोरोना से ठीक होने के बाद वहां अभ्यास शुरू कर दिया। वहीं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर एक ऐसी याचिका कोर्ट के सामने पहुंची कि जजों को पूरी याचिका ही कोई फिल्मी कहानी लगने लगी। याचिका लेकर कोर्ट गए राम रहीम के कुछ भक्तों को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने दावा किया था कि राम रहीम का अपहरण हो चुका है और उसे गायब कर दिया गया है।
जबकि पैरोल पर जेल से छूटने के बाद लोगों से मिल रहा आदमी राम रहीम नहीं बल्कि कोई और है। 17 जून को रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम बाहर निकला था। उसे 1 महीने का पैरोल मिला है। पैरोल मिलने के बाद से ही राम रहीम यूपी के बागपत के एक आश्रम में, सिरसा वाले आश्रम के बाद ये डेरा सच्चा सौदा का दूसरा सबसे बड़ा आश्रम है। वहाँ राम रहीम लोगों से मिल भी रहा है और बैठकें भी कर रहा है और प्रवचन भी दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बागपत के आश्रम में जो आदमी राम रहीम बनकर लोगों से मिल रहा है वो असली राम रहीम नहीं है, बल्कि उसका कोई हमशक्ल या बहरूपिया है। और इसीलिए वो कुछ वीडियो लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने पहुंच गए। जजों ने याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे लोगों को कड़ी फटकार लगाई। ये तक कह दिया कि कोरोना संकट के दौरान ज्यादा फिल्में देखने की वजह से शायद वो कहानियां गढ़ने लगे हैं। साफ कहा कि कोर्ट इस तरह की याचिकाएं सुनकर वक्त बर्बाद नहीं करेगी। याचिका कोर्ट के सामने रखने वाले लोगों ने कोर्ट को 2 वीडियो दिए थे। एक वीडियो में राम रहीम के प्रवचन का पुराना वीडियो है जो उसने बागपत के आश्रम में ही रिकॉर्ड किया था, जबकि दूसरा वीडियो बिल्कुल ताजा है जो उसने पैरोल पर छूटने के बाद रिकॉर्ड किया। दोनों वीडियो में वो एक सेल्फी स्टिक हाथ में लेकर खुद ही प्रवचन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन याचिका लेकर कोर्ट के सामने पहुंचने वाले लोगों को लगता है कि इस बार उनके सामने जो शख्स प्रवचन देता दिखा वो असली राम रहीम जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। बल्कि उनका दावा तो यह है कि इस बार उनके सामने आया शख्स न तो राम रहीम जैसा दिखता है और न ही राम रहीम से उसके हाव भाव मेल खाते हैं। यहाँ तक कि बागपत के ही आश्रम का एक इंटरनेट पर डाला गया वीडियो भी दिखाया गया। इस वीडियो में राम रहीम बैडमिंटन खेलता दिखा। हालांकि याचिका डालने वालों के दावों से हरियाणा सरकार भी इत्तेफाक नहीं रखती। दूसरी तरफ डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधन से जुड़े लोगों को भी राम रहीम असली ही लग रहा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह से नामांकन होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह से नामांकन शुरू हो जाएगा और इसके लिए 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। यूपी के ललितपुर में गैस भरवाते समय एक कार में आग लग गई, जिससे घरेलू गैस सिलेंडर और गाड़ी का सिलेंडर फट गया। पद्मश्री से सम्मानित निर्देशक तरुण मजुमदार का लंबी बीमारी के बाद 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वहीं मानसून के दस्तक देते ही पहाड़ों पर मुसीबत बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद 4 धाम यात्रा जारी है। 24 घंटे बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को लोगों के लिए फिर खोल दिया गया। क्योंकि बारिश होने के बाद सिरोबगढ़ में इस नेशनल हाईवे पर पहाड़ों का मलबा आकर गिर गया था। ऐसे में प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे लोगों के आने जाने के लिए फिर खुल गया और 4 धाम यात्रा पर निकले भक्तों के चेहरे दमक उठे। यमुनोत्री करके आ गए, अभी गंगोत्री जा रहे। हालांकि अब भी इस रास्ते के बंद होने का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि लगातार इस हाईवे पर पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिसे हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गई हैं। जहाँ जहाँ पर भी भूस्खलन हुआ है उसके लिए बीआरओ को तत्काल निर्देशित कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह के हालात टिहरी जिले में भी ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बने हैं। बारिश की वजह से हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ों से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर आकर गिर रहे हैं और वहां सड़क को चौड़ा करने का काम भी चल रहा है। ऐसे में इस हाईवे से सफर करना यात्रियों के लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पहले तो बारिश, दूसरा वहां चल रहे काम की वजह से लगातार पहाड़ों से मलबा नीचे गिर रहा है। इन हालात में ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस की मदद ली जा रही है, ताकि 4 धाम यात्रा जारी रहे और वहां से गुजर रहे लोगों की जान खतरे में न पड़ जाए। पंजाब में नए मंत्री